हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली अकाउंट जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो भैया, आप अपनी स्क्रीन पर बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं जीएसटी डिपार्टमेंट को कुछ सुझाव देना चाहूंगा, साथ में एक अकाउंटेंट और व्यापारी का दर्द भी बताना चाहूंगा। भैया, हम बात करेंगे इस वीडियो में नोटिफिकेशन नंबर 40/2021 के रिगार्डिंग, जिसको लेकर सर आईटीसी को लेकर अब नई तरीके के कुछ हमारे पास कंफ्यूजन और क्रिएट हो गए हैं। बहुत सारे चैनल्स का कहना है कि जीएसटीआर 2A खत्म हो गया। बहुत सारे चैनल्स का कहना है कि जीएसटीआर 2B के अनुसार आईटीसी क्लेम करनी है। वो सभी भैया प्रोफेशनल है ना। जो चैनल पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि 2A खत्म हो गया, 2A खत्म हो गया और 2B के अनुसार आईटीसी क्लेम करनी है, वो अधिकतर चैनल वाले प्रोफेशनल है। बट भाई, अकाउंटेंट का दर्द क्या है? क्या अकाउंटेंट उसकी एंट्रीज को पास कर पाएगा, या एक्चुअली बिजनेसमैन जो है उसको 2B के अनुसार आईटीसी वो क्लेम कर सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे और हमेशा की तरह 100% प्रैक्टिकल वीडियो आपके सामने डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो भैया, फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और गुजारिश आपसे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। शायद हमारी आवाज़ जीएसटी, हमारे अकाउंटेंटों की आवाज़ या मेरी आवाज़ जीएसटी डिपार्टमेंट तक पहुंच जाए, शायद कुछ बदलाव हमको देखने को मिल जाए। वैसे ऐसा मैं उम्मीद रखता नहीं हूँ, बट फिर भी कुछ भी हो सकता है ना। सो नोटिफिकेशन नंबर 40/2021 के रिगार्डिंग बात करेंगे। पिछले 3 सालों से हर बार नए साल पे कोई ना कोई नई तरीके की फफूंद आपके सामने आ जाती है। मैं वीडियो में चर्चा करूंगा। सो आज हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, जिसको लेकर अब ये बोला जा रहा है कि 2A खत्म हो गया, केवल 2B के अनुसार आईटीसी क्लेम करनी है। क्या प्रैक्टिकली हम 2B के अनुसार आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? तो इसकी एंट्री बताने की कोशिश करेगा कि भैया मैंने माल पिछले महीने में रिसीव करा, उसको आगे कैसे लेके जाऊं। एक आध इनवॉइस की बता सकते हो, जब मेरे पास सैकड़ों इनवॉइस हो जिनकी रिटर्न जो है वो अगले महीने में कैसे मेरे को लेके जानी है, इसका कोई एंट्री बताने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं सर अकाउंटेंट का क्या दर्द होता है ना। सबसे पहले मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। सो नोटिफिकेशन हमारे सामने है सर। नोटिफिकेशन में क्या स्पेशल है भैया? नोटिफिकेशन में यहां से आप पढ़ेंगे, सो नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड by a registered person in respect of invoices or debit notes, the detail of which are required to be furnished under subsection 1 of section 37, unless आप तब तक आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते जब तक रूल 1 सेक्शन 137 की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। जैसे कि सामने वाला सप्लायर जो है वो जीएसटी 1 को फाइल करे, द डिटेल ऑफ सच इनवॉइसेस और डेबिट नोट, जिन इनवॉइसेस की आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो वो इनवॉइसेस सप्लायर द्वारा अपने जीएसटी 1 में दाखिल हो चुके होने चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि भैया वो इनवॉइसेस आपके 2B में मेंशन हो रही हो। तो यहाँ पे 2A वर्ड को हटाया गया है, 2B को मेंशन करा गया कि भैया आपके 2B में आ रहे हो, सामने वाले ने जीएसटी 1 फाइल करा होगा, आपके 2B में आ रहा होगा, तो आप आईटीसी को क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब प्रैक्टिकल वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 2B के अनुसार आईटीसी को क्लेम किया जा सकता है या 2A और 2B में अंतर क्या है। ये तो खैर मैं आपको पिछली वीडियोस में काफी सारे बता चुका हूँ। साथ में एक सुझाव, जीएसटी डिपार्टमेंट को एक सुझाव कि भैया ऐसा नहीं, इसको ऐसा कर दो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, चीजें सेट हो सकती हैं। ऐसा काम करो जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। ऐसा काम मत करो तानाशाही कि जो बोल दिया पत्थर की लकीर। जैसा कि भैया आज सबको उम्मीद थी कि 31 तारीख को इनका टैक्स की नोटिफिकेशन आ सकता है और डेट बढ़ सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ। पत्थर की लकीर मीन्स पत्थर की लकीर, इतू सी भी आपकी डेट नहीं बढ़ी। हालांकि इसी नोटिफिकेशन में आपकी जीएसटी 9 और 9C की डेट जो है वो बढ़ा दी गई है, फरवरी 2022 तक कर दी गई है। अब यहां पर क्या बोला गया कि आप आईटीसी तभी क्लेम कर सकते हैं जब सामने वाले ने जीएसटी 1 फाइल करा हो, और जीएसटी 1 तो फाइल किया ही हो, वो आईटीसी आपके 2B में दिख रही हो। चलो अब मैं आपको प्रैक्टिकल इसके कुछ रूप दिखाता हूं। मान लो मैं एक ऐसा टैक्स पेयर हूं जिसने एक महीने के अंदर 10 लाख रुपए का माल लिया। मैं केवल 10 लाख रुपए एक छोटी फिगर लेके चल रहा हूँ, बिजनेसमैन में करोड़ों रुपए की बात होती है ना। सो मैं एक ऐसा बिजनेसमैन हूं जिसने एक महीने के अंदर 10 लाख का माल बेचा। 18% का हम यहाँ पे एज्यूम करें कि भाई 18% टैक्स है, 1,80,000 रुपए उसके ऊपर टैक्स हो गया। मैंने जो गुड्स परचेज करा था वो मैंने 9 लाख रुपए का परचेज करा था सर। 9 लाख का परचेज मैंने 10 लाख में बेच दिया। 9 लाख का जो मैंने गुड्स परचेज किया था तो उसके ऊपर मैंने जो टैक्स पे किया था, दैट मीन्स मेरी जो आईटीसी थी वो थी 1,62,000, 1,62,000। तो 1,80,000 मेरी टैक्स की लायबिलिटी थी सेल के ऊपर, 1,62,000 मेरी आईटीसी थी। मुझे जो नेट टैक्स पे करना था वो 18,000 पे करना था। जनरली टैक्स इस तरीके से कैलकुलेट होता है भैया, आउटपुट लायबिलिटी माइनस इनपुट इक्वल्स टू टैक्स पेएबल। ठीक है, तो मेरी आउटपुट लायबिलिटी कितनी है? 1,80,000, सेल 10 लाख, उसके ऊपर 18%, 1,80,000।
मेरी परचेज 9 लाख की है, 9 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से 1,62,000 रुपए बन गया। 1,80,000 माइनस 1,62,000 इक्वल्स टू 18,000 जो कि मुझे कैश में पे करना है। कैश में मतलब नेट बैंकिंग के थ्रू, चालान के थ्रू, कैश लेजर के थ्रू मुझे पेमेंट करना है। अब डिपार्टमेंट का कहना, बेटा तुम 1,62,000 तभी लोगे जब तुम्हारे टू बी के अंदर अमाउंट आ रहा होगा। अब टू बी क्या है? टू बी एक ऐसा फॉर्म है जो एक बार बन गया तो अपने पप्पा की नहीं सुनता, वो एक बार बन गया तो मतलब डन। उसकी कट ऑफ डेट क्या है सर? 11 तारीख और 13 तारीख। सबसे पहले तो फफूंद है 13 तारीख वाली, जो कि क्यूआरएमपी है। क्यूआरएमपी के रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है ऊपर आई बटन में देख लेना, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स है। अब जीएसटीआर टू बी की जो कट ऑफ डेट है वो है 13 तारीख। अगर सामने वाला मंथली फ्रीक्वेंसी वाला है वो 11 तारीख को रिटर्न फाइल करेगा तो मेरे टू बी में आएगा। क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी वाला है 13 को फाइल करेगा तो मेरे टू बी में आएगा। मैं आपको फिर बता दूं, अगर क्यूआरएमपी और इन रिटर्न्स के बारे में डिटेल में सीखना है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो को देख लेना। अब समझो 18,000 मुझे टैक्स पे करना था भाई साहब। अगर इफ सप्लायर फाइल इज जीएसटीआर 1, अगर वो अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल करता है टिल द 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब जिस महीने की मैं डिटेल्स दे रहा हूं उस महीने के अगले महीने तक अगर वो 11 तारीख तक रिटर्न को फाइल कर देता है, देन टैक्स पेयर हैव टू पे द अमाउंट ऑफ रुपीज 18,000 इन कैश एज पर अबव मेंशन कैलकुलेशन। अगर सामने वाला जिससे मैंने माल खरीदा है, 9 लाख रुपए का जो मैंने माल खरीदा है, अगर वो अपनी रिटर्न 11 तारीख तक फाइल करता है, मैं यहाँ पे मंथली फ्रीक्वेंसी लेके चल रहे हैं, तो मुझे 18,000 पर टैक्स पे करना है। अगर उस व्यक्ति ने जिससे मैंने माल परचेज करा उसने केवल एक दिन रिटर्न लेन फाइल कर दी, कितने दिन सर? एक दिन। 11 की जगह उसने 12 को फाइल कर दी। मैं फिर बता दूं मंथली फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मेरा सप्लायर मंथली फ्रीक्वेंसी वाला है, अगर तो वो रिटर्न फाइल करता है 11 तारीख को तो मेरे टू बी के अंदर आएगा वो, अदरवाइज वो नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे को सर केवल 18,000 पर टैक्स पे करना है। और अगर वही सप्लायर बाय चांस वाली है, भैया संसार है, संसार में हंसी खुशी दुख सुख सब कुछ है, अगर वो एक दिन लेट रिटर्न फाइल करता है, मतलब 12 तारीख को लेट रिटर्न फाइल करता है, तो मुझको सर 1,80,000 पर टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना? 1,80,000 रुपए, क्योंकि मेरे टू बी में नहीं आएगा। और जो सर्कुलर जो नोटिफिकेशन है आपका वो क्या कहता है कि टू बी में आईटीसी आना चाहिए। उसने जीएसटीआर 1 तो फाइल कर दिया, उसकी कंडीशन पूरी हो गई है पहली वाली, बट दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही क्योंकि कट ऑफ हो गया 13 तारीख को और वो आईटीसी मेरे टू बी के अंदर नहीं आएगी। तो केवल एक दिन लेट के चक्कर में व्यापारी अपनी जेब से 1,80,000 रुपए देगा क्या? ऐसे वीडियोस मैंने आपके साथ पहले ही शेयर करे जिसमें मैंने बताया कि एक व्यापारी को 90 लाख रुपए की लायबिलिटी आ गई केवल इसी चक्कर के अंदर। तो भैया ऐसा कहां पे पॉसिबल है कि आप एक दिन लेट के चक्कर में हमें 18 लाख रुपए 1,80,000 रुपए अपनी जेब से पे करना पड़े? ये बहुत छोटा एग्जांपल मैं आपको 10 लाख रुपए का बता रहा हूं, करोड़ों रुपए की फिगर होती है बिजनेस के अंदर। करोड़ों रुपए का टैक्स क्या हम अपनी जेब से पे करेंगे? जब सामने वाले ने एक दिन बाद अपनी जीएसटी 1 फाइल कर दी, आपके पास टैक्स आ गया। हालांकि इन नोटिफिकेशंस को लेके पहले भी कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं और बहुत बार स्टे भी आ चुका है। चलो हम थोड़ी सी इसके बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। देखो कंडीशन क्या है आईटीसी को क्लेम करने की एज पर सेक्शन 16 सब रूल 2। उसके अनुसार सर क्या है, बायर ने एक्चुअली उसके पास एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, उसने प्रॉपर्ली गुड्स को रिसीव किया होना चाहिए, उसने जो है 3B रिटर्न को वो आईटीसी 3B रिटर्न में अपनी आईटीसी को क्लेम करेगा, और जो टैक्स का पार्ट है जो वो क्लेम कर रहा है वो पेड हो चुका होना चाहिए। ये आपकी सेक्शन 16(2) की कंडीशंस कहती हैं। बट हुआ क्या भाई साहब, अक्टूबर से सर अक्टूबर 2019 को एक सब रूल डाला गया, सब रूल 36 रूल के अंदर सब रूल 4 को डाला गया अक्टूबर 2019 के अंदर। उसमें बोला गया कि भैया जो आपके 2A और 2B में जो आईटीसी आएगी केवल आप उसका 20% एक्सेस ले सकते हो। कितना ले सकते हो? 20% एक्सेस ले सकते हो। ठीक है सर, लोगों ने इसको मान लिया। उसके बाद जनवरी 2022 में सर एक नोटिफिकेशन फिर से आया जिसके जरिए ये बोला गया कि भैया नहीं 20% नहीं 10% आपको आईटीसी मिलेगी। कितनी मिलेगी? अगर आपके 2A और 2B में आईटीसी जो आ रही है उसका 10% ले लो, उससे ज्यादा हम नहीं देंगे। ठीक है सर, इसको भी लोगों ने मान लिया। फिर जनवरी 2021 में, भाई नए साल का कॉम्बिनेशन देखो, नया साल, हर बार नए साल को नया तोहफा आपको मिलता है। फिर जनवरी 2021 के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने बोला नहीं भाई 10 भी नहीं देंगे आपको, हम तो 5 देंगे। मतलब अत्याचार की हद होती है। 20 फिर 10 फिर 5। भैया जो तुम्हारे 2A और 2B में आईटीसी आ रही है उससे 5% आपको ज्यादा दे देंगे, ले सको तो ले लो, नहीं लो तो बाबा जी का ठुल्लू नोटिस भेज देंगे आपको। अब क्या हुआ, अब जनवरी 2022 जो कि कल से आपकी चल रही है, उसमें बोला कि भैया कोई 5% वगैरह आपको नहीं मिलेगा। आईटीसी क्लेम्स विल बी अलाउड ओनली इफ इट अपीयर्स इन जीएसटीआर 2B। तभी आप आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं जब वो आपको जीएसटीआर 2B में होना चाहिए। सो द टैक्स पेयर कैन नो लॉन्गर क्लेम 5% प्रोविजनल आईटीसी अंडर
the CGST rule 36(4) and ensure every ITC value claimed was reflected in GST or 2B। मतलब अब 2B से हम कोई 2A की तो बात ही खत्म कर दी उन्होंने, 2B से ज्यादा अब आपको हम 5% नहीं देंगे। तो पहली बात तो ये कि ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप 2B के अनुसार ITC क्लेम कर लो। दूसरी बात ये कि भैया आप कहते हो कि इस साल की ITC अगले साल के 6 महीने तक या एनुअल रिटर्न को फाइल करने तक या अपनी बैलेंस शीट को फाइल करने तक क्लेम कर लो। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि GSTR 2B के अनुसार ITC क्लेम करोगे, अगर सामने वाले ने एक दिन भी रिटर्न फाइल कर लेट फाइल करी तो अपनी जेब से पे कर दो। कुछ लोगों का कहना है कि सर सप्लायर का पैसा रोक लो। अरे भैया प्रैक्टिकल बात करा करो यार, प्रैक्टिकल बिजनेस के अंदर कितने सप्लायर का पैसा रोकोगे? हर किसी के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हर किसी व्यापारी को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जरूरी नहीं है कि सभी लेट रिटर्न फाइल करते हैं। और मैं अभी आपको बहुत अच्छा इसका सॉल्यूशन भी बताना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, बट पहले प्रैक्टिकल चीजों को देखना चाहिए कि ऐसा पॉसिबल है क्या व्यापारी अपनी जेब से पैसा देता रहेगा? ये मैंने एक 10 लाख का एग्जांपल दिया, 10 लाख के अंदर 1,80,000 रुपए केवल एक दिन लेट रिटर्न फाइल करने पे, सामने वाले को तो 50 रुपए देना पड़ा। सप्लायर को अगर GSTR 1 की भी लेट फीस अगर आप एप्लीकेबल कर दोगे तो उसे 50 रुपए देना पड़ रहा है, केवल 50 रुपीज ओनली। और जो बायर है, जिस बेचारे का कसूर नहीं है, जो ऑलरेडी पहले टैक्स पे कर चुका है, उसके ऊपर दोबारा एक बार टैक्स पे कर दे। पहले एक बार 1,80,000 पे कर चुका है, फिर दोबारा से एक बार टैक्स पे कर दे, सप्लायर को क्या केवल 50 रुपए देने पड़ रहे हैं? तो भाई प्रॉब्लम को जेन्युइनली समझो ना, और इसका सॉल्यूशन भी है। ऐसा नहीं है, जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है कि भाई GSTR 1 टाइम से फाइल होगी, हमारे 2A 2B में डाटा आएगा, हम उसकी क्लेम करें, ये होना भी चाहिए, बट उसको तरीके से तो एप्लीकेबल करो। सर तरीका क्या है? फिर ये तरीका बताओ, तो तरीके की ओर हम चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कंडीशन बताई कि भैया 10 लाख की सेल के ऊपर 1,80,000 टैक्स है, परचेज 9 लाख की 1,62,000 टैक्स पे करके आया, मैं पे करके आ चुका हूं क्योंकि मैंने सप्लायर को पेमेंट करा टोटल इनवॉइस वैल्यू का। तो 18,000 मुझे कैश देना था, पर 18,000 में कैश तभी दूंगा जब सामने वाला 11 तारीख को रिटर्न फाइल कर दे। एक दिन लेट रिटर्न फाइल करने पे मेरे को 1,80,000 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। अब भैया मेरी एक छोटे से अकाउंटेंट की GST डिपार्टमेंट को क्या सुझाव है? मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा अकाउंटेंट हूँ, जैसे 12-13 साल काम करते होगा, और आपकी दया मेहरबानी से हमारे बैच भी चलते हैं, और लगभग हम अभी तक हम 29 राज्य के बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑल ओवर इंडिया को हम पढ़ाते हैं। वो खैर आज के टॉपिक नहीं है वीडियो का, है ना। बहरहाल मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, सबसे पहले तो आप स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो GSTR 1 की लेट फीस को। जैसे कि 3B के अंदर आपका स्ट्रिक्टली फॉलो होती है लेट फीस, तो लोग 3B को टाइम से फाइल करते हैं। GSTR 1 पे लेट फीस लाए तो हो, बट वो भी अभी पता नहीं है, कभी ऑटो कैलकुलेट होके आती है, कभी नहीं आती, अभी तक मेरे को तो नहीं आई है ना। तो स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो GSTR 1 की लेट फीस को, पहला काम गवर्नमेंट ये करे। और दूसरा काम क्या करे कि रिमूवल करे या एक्सटेंड करे, किसको? GSTR 2B की कट ऑफ डेट को। भाई गवर्नमेंट को एक ये बोलना चाहिए कि आप अपनी 3B में वही ITC क्लेम करेंगे जो 2B में आएगी। अब 3B में चाहे 20 को फाइल करूं, चाहे 3B में 25 को फाइल करूं, चाहे 3B में 30 तारीख को फाइल करूं, चाहे मैं उसको अगले महीने फाइल करूं, मेरे को लेट फीस पे करनी है उसके ऊपर। 3B के ऊपर लेट फीस मेरे को पे करनी है। मैं 20 को फाइल करूं, 25 को करूं, 30 को करूं या अगले महीने करूं, पर मैं जब भी 3B को फाइल करूं तब वो ITC जो ITC में 3B में क्लेम कर रहा हूं वो मेरे 2B के अंदर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 2A के अनुसार ITC क्लेम करो, मैं आपकी बात के साथ एग्री हूं, मैं आपकी दोनों कंडीशन के साथ एग्री हूं, दोनों कंडीशन आपकी पूरी कर रहा हूं। अगर बात आपको अच्छी लगे भाई साहब, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर भी करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना शेयर करो मत करो, चलो कमेंट तो करके बता देना कम से कम, जिससे मेरे को तो लगे हाँ भाई मैं सही बात बोल रहा हूं और आप लोगों का दर्द भी जेन्युइन है। पहली बात, आप कहते हो GSTR 1 फाइल होगी और 2B में डाटा होगा, मैं दोनों चीजों को पूरी कर रहा हूं। पहली कंडीशन के सर GSTR 1 पे लेट फीस लगाओ ना, लेट फीस लगाओगे तो सप्लायर फाइल करेगा ना टाइम से। दूसरी बात, आप रिमूव करो कट ऑफ डेट को या एक्सटेंड करो GSTR 2B की कट ऑफ डेट को। 13 तारीख और 11 तारीख क्या होती है भाई, उसको एक्सटेंड करो ना। सिंपल सी बात बोलो कि आप 3B में जो ITC क्लेम करोगे वो वही क्लेम करोगे जो GSTR 2B में होनी चाहिए। अब मैं अपनी रिटर्न चाहे 20 को फाइल करूं, 25 को करूं, 30 को फाइल करूं, जो भी मैं ITC 3B में क्लेम करूंगा वो मेरे 2B में होनी चाहिए। अब 2B को कट ऑफ कर दिया तुमने, कट ऑफ कर दिया तो मैं जिस महीने की 3B फाइल कर रहा हूं उस महीने के 2B में वो है ही नहीं, और इसका प्रैक्टिकली कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। प्रोफेशनल चाहे कितना बोलते रहे कि आगे ले जाओ आगे ले जाओ आगे ले जाओ, भाई मैंने माल लिया पिछले महीने में बेच लिया, मैंने खा भी लिया उसको। अब उसकी एंट्री बताने के लिए मुश्किल से एक आध प्रोफेशनल है जिसको इसकी एंट्री भी आती हो ढंग से करनी। टैली चलाना प्रोफेशनल का काम नहीं है, ये हमें भी पता है कि एक सीए जो है वो बहुत सारे पैसे लगा के बहुत सारी मेहनत करके सीए बना है, वो भी टैली ऑपरेटर तो ना भैया, हम जैसे छोटे अकाउंटेंट है टैली ऑपरेटर। अब हम जैसे छोटे अकाउंटेंटों को कोई आके तो बताए
कि अगर मेरे पास 100 इनवॉइसेज ऐसे हैं जिनका कि 2B के अंदर डाटा नहीं आया तो उनकी एंट्रीज क्या पास होगी भाई साहब, और अगले महीने 100 में से 20 आ गए तो उनकी 80 की एंट्री क्या पास करूंगा, फिर उसके अगले महीने 20 आ गए तो क्या एंट्री पास करूंगा। तो सबसे पहली चीज है भैया GSTR 1 की लेट फीस को इंप्लीमेंट करो। दूसरा, GSTR 2B की कट ऑफ डेट को रिमूव करो या एक्सटेंड करो कम से कम 20 तारीख तक। और सीधी सी बात है, एक नोटिफिकेशन जारी करो जिसमें आप बोलो कि आप 3B में वही ITC को क्लेम कर सकते हो जो आपके 2B में आ रही हो, और 2B की कट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए। अगर कट ऑफ डेट होगी तो फिर फायदा क्या हुआ, आपने तो पत्थर की लकीर खींच दी भाई साहब, 13 तारीख के बाद हम कुछ नहीं मानेंगे। अरे आप ये बोलो ना कि आपके पास टैक्स का कलेक्शन हो जाए, हम गलत ITC ना क्लेम करें। गलत ITC क्लेम हम तभी नहीं करेंगे जब हमारे पास 2B में डाटा आ रहा होगा। तो सिंपल सी एक बात बोल दो भैया, 3B में जो ITC क्लेम करोगे वो वही करोगे जो 2B में होनी चाहिए। अब मेरे को इस महीने के 2B में 3B में ITC क्लेम करनी है, वो अगले महीने के 2B में आ रहा है, जो प्रैक्टिकली कहीं फॉलो ही नहीं होता। बात से एग्री हो तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, और आई होप वीडियो अकाउंटेंटों को दिलों तक पहुंची होगी। सो अभी ये प्रॉब्लम क्रिएट है कि भैया 2B के अनुसार ITC क्लेम करो। हालांकि मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाली वीडियो में आपको फिर मैं बताने की कोशिश करूं कि भैया हाउ टू क्लेम प्रॉपर ITC। बट वीडियो की गहराई को समझा करो, गौर से देखा करो, प्रैक्टिकल चीजों को देखा करो, ऐसे ही नहीं बिना किसी बात के हल्ला उल्ला मचा दो, है ना। तो वीडियो को प्रैक्टिकली देखो, समझो प्रॉब्लम्स क्या है, और भैया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।